Okay, let's start with the first question from alcohols and phenols. पहला आएगा carbinol system of nomenclature. Tertiary butyl alcohol is named as. First of all, what is carbinol system? कार्बिनॉल सिस्टम में COH को कार्बिनॉल माना जाता है. This much part is called as कार्बिनॉल. ठीक है, तो कार्बिनॉल सिस्टम में इतने पार्ट को आप हमेशा कार्बिनॉल मानोगे और इसके अलावा जो कुछ भी लिखा होगा उसको आप एज एन अल्काइल ग्रुप लिख दोगे. तो सपोज करो अगर ये COH के साथ में यहाँ पे अगर मैं एक CH3 जोड़ दूं है और फिर इसकी वैलेंसी में कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट तो आपका हो गया कार्बिनॉल, राइट. इसके अलावा जो पार्ट बचा है वो कौन सा है? ये वाला. तो कार्बिनॉल के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आप क्या लिखने वाले हो? अल्काइल. तो ये हो गया आपका अल्काइल पार्ट और ये हो गया आपका कार्बिनॉल पार्ट. तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? कौन सा अल्काइल ग्रुप है ये? मिथाइल ग्रुप है. सो दिस इज मिथाइल कार्बिनॉल. तो सिस्टम आप लोगों को समझ गया. अब जो इसने पूछा है उसका आंसर निकाल लेते हैं. हमको दिया गया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए टर्शरी कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए और टर्शरी कार्बन के लिए एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए. यही है टर्शरी कार्बन. यस सर. तो इसी पे अपना OH ग्रुप होना चाहिए. अब अपने से पूछा गया कि इसका कार्बिनॉल सिस्टम में नेमिंग करो. तो अब ये भी जैसे मैंने बताया ये तो हो गया तुम्हारा कार्बिनॉल पार्ट. ठीक. इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सबका सब क्या हुआ? अल्काइल पार्ट. अल्काइल. 3 अल्काइल 1 2 एंड 3. तीनों अल्काइल. अब ये तीनों अल्काइल अगर कनेक्टेड होते तो मैं इनको प्रोपाइल लिख देता. अगर तीनों कार्बन इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते तो मैं इनको प्रोपाइल लिखता. पर ये तीनों डिसकनेक्टेड है, दैट्स व्हाई तीनों का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा. मतलब एक प्रोपाइल नहीं लिखकर मैं 3 बार क्या लिखूंगा? मिथाइल. मैं ऐसा लिखूंगा 3 मिथाइल प्रेजेंट है. ठीक. अगर तीनों कनेक्टेड होते तो मैं क्या लिखता कि एक प्रोपाइल प्रेजेंट है. डन. इसलिए बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में ऐसा दे दिया गया. अब ये देखो, ये रहा तुम्हारा कार्बिनॉल पार्ट और ये रहा तुम्हारा प्रोपाइल पार्ट. भी 3 कार्बन है, ऊपर वाले में भी 3 कार्बन है, पर यहाँ पे तीनों कार्बन कनेक्टेड है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्रोपाइल कार्बन, राइट. यस सर. जबकि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल. तो कब ट्राई मिथाइल लिखना है और कब प्रोपाइल लिखना है, समझ गया? If all carbons are connected, then you would write propyl. And if they are disconnected, then you would write trimethyl. Hopefully question number 1 आ गया होगा आप लोगों को. ठीक. हाँ सर. चलिए वीडियो देख लेना, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में परेशान करने वाला है. इस पूरे चैप्टर में, और ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन्स, ये उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है. तो which of the following pair of reagent is used for conversion of carboxylic acid to alcohol? मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा. आंसर तो आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा. पर अगर इस पे कुछ घुमा फिरा कर भी पूछा गया तो वो सब भी आप सॉल्व कर सको, इस वे से आप लोग जाएंगे. तो राइट ऑप्शन को पहले साइड में रखते हैं, पहले बी ऑप्शन को देखते हैं. बी ऑप्शन में लिखा हुआ है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल. और क्या बोला गया? हीट करने के लिए. बराबर. क्या नाम है इसका? कुछ नाम है इस रिएजेंट को जब भी यूज करते हैं तो रिएक्शन का कुछ नाम होता है. दिस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. देखो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे ना तो उससे तुम्हारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा. अगर चीजों का थोड़ा सा क्यों क्या वगैरह भी देख कर जाओगे तो कॉन्फिडेंस बेटर रहेगा, प्लस क्वेश्चन ट्विस्टेड भी आएंगे तो झेल लोगे. तो एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर बोलने से अच्छा है कि बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी अगर कुछ सीख सकते हो तो सीख लो. तो अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल दिया जाए तो इसका मतलब उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. जितने लोगों को मैंने पढ़ा है, बताया था मैंने 11th में, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सबातिये-सेंडेरेन्स रिएक्शन. पॉल सबातिये ने ढूंढा था 1912 में, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है. तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये रिएक्शन. ठीक. इतना आपको नहीं याद रखना, ये बस ऐसी इंटरेस्ट पर्पस के लिए बता दिया. इसका जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन भी डिस्कस करना है.
डी ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पे इसने पैलेडियम लिख दिया है। अब अगर उसने पैलेडियम लिख दिया है तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो ये कि या तो पैलेडियम के साथ में मैं इसको इसी का फॉर्म भी मान सकता हूँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी मान सकता हूँ मैं इसको। डन। अगर पैलेडियम यूज किया गया है तो इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि हाइड्रोजन विद पैलेडियम को आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही मानो, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपको 3 मेटल्स की चॉइस दी जाती है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर किसी ने भी 11th स्टैंडर्ड में याद रखा होगा, अल्कीन्स के लिए करते हैं हम लोग। अल्कीन लो, और यहाँ पे अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना तो यहाँ पे आपको 3 मेटल दिए जाते हैं, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। जिससे जो निकेल है वो आप लोगों ने जनरली रैनी निकल्स के फॉर्म में देखा होगा। तो इसी रिएक्शन के अंदर पैलेडियम भी तो यूज होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर इसने हाइड्रोजन और पैलेडियम लिखा है तो मैं ये मान लूं कि वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही करने के लिए बोल रहा है, राइट। एक तो यही हो गया। दूसरा है, अच्छा अगर ये पैलेडियम के साथ ये करने के लिए बोलता है तो ये याद रखना कि यहाँ पे कार्बन भी होता है, प्योर पैलेडियम यूज नहीं होता, साथ में कार्बन भी होता है, बट अभी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर यही हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम ऑन CaCO3 और BaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड विथ, ऐसा लिख दूं तो पार्शियली पॉइजन्ड विथ लेड और क्यूनोलिन, तो इसको देखकर कुछ याद आता है? कुछ नाम है इसका? दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। जब भी सिस अल्कीन बनाना होता है अल्काइन से, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ है तो इसके ये दो ऑप्शंस पॉसिबल है। पर इन दोनों ऑप्शंस पे हमने क्यों नहीं सोचा? हमने इन दोनों ऑप्शंस पे इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन यूज कब होते हैं? दे आर यूज्ड व्हेनेवर या तो आप अल्काइन से अल्कीन बनाना चाहते हो, या फिर आप अल्कीन से अल्केन बनाना चाहते हो। हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है? कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों किस लिए यूज होते हैं? इस रेफरेंस पे यूज होते हैं ये दोनों, ठीक। तो ये दोनों इसीलिए हमारे राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बचा सी वाला। सी वाला वैसे क्वेश्चन में आपको नीचे भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ का सी ऑप्शन है, तो मैं वो यहीं पे डिस्कस कर दूं, चलेगा? सी वाला ऑप्शन कौन सा? यस सर। 6 H2O2 विथ OH माइनस। ये भी अल्कीन से अल्कोहल बनाने के काम आता है। अगर आपको याद होगा मैंने ऐसे 3 अल्कीन लिए थे। ये रिएक्शन चाहिए तो मैं बाद में पूरा लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ पे वैसे भी इतनी जगह नहीं है, तो जब अगली बार आएगा तब मैं इसको वापस से पूरा लिखूंगा। ये याद आ रहा है? कुछ इस तरह से सॉल्व करके दिखाया है मैंने क्लासरूम में। यस सर। ऐसे 6 अल्कीन लेता हूँ मैं, फिर एक BH3 इसके साथ रिएक्ट करता है, एक BH3 यहाँ के नीचे के 3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये वो वाला रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन में भी अल्कीन ही यूज होता है, ठीक। तो ये तीनों तो राइट आंसर हो नहीं सकते, ये अल्कीन के लिए यूज होते हैं। तो लास्ट आपका राइट ऑप्शन क्या बचा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में खास आपको ये याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल पे ले जा सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप सब लोगों को एक गोल्डन रूल पढ़ाया हुआ है, किसी को याद है व्हाट इज गोल्डन रूल? व्हाट इज गोल्डन रूल? यस सर। क्या है, याद है? सर यस सर, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड्स ऑक्सीडेशन करेंगे तो, गुड, गॉड ब्लेस यू। और उल्टा करेंगे तो रिडक्शन एल्डिहाइड से एसिड कैसे जा सकते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन से। और अगर रिवर्स आना है तो रिडक्शन, ठीक। और आपके अगले 2 चैप्टर अल्कोहल और अल्डिहाइड में ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आएगा।
तो जिसको ये फॉर्मूला याद है वो वैसे ही वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक, अब इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना रहता है, अभी अपने को क्या बोला गया है, जब भी आप अल्कोहल टू एसिड सिर्फ जाना चाहते हो तो चीजें बहुत आसान है। अल्कोहल से अल्डिहाइड जाना, अल्डिहाइड से अल्कोहल जाना, ये बहुत आसान है। पर अगर आप एसिड टू अल्कोहल जाना चाहते हो तो चीजें बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम रिएजेंट है जो अल्कोहल से एसिड या एसिड से अल्कोहल ला सकते हैं। डन। तो जब भी एसिड टू अल्कोहल जाने की बात चले तो आपको रिएजेंट अच्छे से याद होना चाहिए, और उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं याद रखना, ये इकलौता रिएजेंट है जो आपके सिलेबस में यूज होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों खास है वो बताने के लिए मैंने नीचे का डब्बा बनाया है कि जब भी आप एसिड टू अल्कोहल जाओगे, कैसे जा सकते हो एसिड टू अल्कोहल, रिडक्शन करोगे ना, रिडक्शन ही करोगे ना। हाँ सर। हाँ, तो ये हाँ ऊपर काम नहीं आएंगे, ये ऊपर वाले भी तो रिडक्शन ही कर रहे थे, पर ये दोनों काम नहीं आएंगे बिकॉज दे आर वेरी वीक और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तब आपको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझा। तो अगर एसिड से अल्कोहल जाना है तो आप इसका नाम रट के जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट्स में यही एक है जो आपका काम कर पाएगा। चलेगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, वो जो सी ऑप्शन दिया है ना, उस सी ऑप्शन के साथ एक और एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे आएगा तो नहीं, बोर्ड में तो नहीं आएगा, बट अगर गलती से B2H6 इन ईथर लिख देता अगर वो, तो ये भी राइट ऑप्शन हो जाता। B2H6 अगर ईथर के साथ है तो वो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। तो आपको टोटल ये 2 रिएजेंट्स के नाम याद रखने हैं। ये वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप सेफ हो, अभी तो आप सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो। पर अगर आप में से कोई NET-JEE देने वाला है तो उसके लिए अभी बता दे रहा हूँ कि अगर B2H6 इस स्टाइल में लिखा हुआ है, किस स्टाइल में, B2H6 विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस, तो आप ये वाला अल्कीन वाला रिएक्शन अज्यूम करोगे। पर अगर गलती से भी B2H6 के साथ ईथर लिखा हुआ है तो समझ जाना वो एसिड्स को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर सकता है, अल्कोहल में। और ऐसा करने वाले अभी आपके सामने से 2 ही रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा B2H6 इन ईथर। याद रहेगा ये। यस सर। यस सर। इसको ये थोड़ा एक्स्ट्रा लगे तुम लोग ये पार्ट स्किप कर देना, मैंने इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा आप नॉलेज के साथ जाओ। आप जानते हो कि मेरे को ये इस तरीके से पढ़ाना बहुत जान पे आता है कि बस ऊपर ऊपर खाली आंसर्स पढ़ लो कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इस तरह से मार्क्स आ भी गए तो क्या करोगे। तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो आप वीडियो में स्किप कर करके पढ़ लेना। नहीं सर। चलो थर्ड, रिएक्शन बिटवीन ग्रेनार्ड रिएजेंट एंड अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो इसके लिए एक स्टाइल है कि आप जब भी ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट फाइनल होगा। ये जो 2 डब्बे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्योंकि ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्ट किसके साथ करता है, रिएक्ट वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही करता है। तो रिएक्शन तो पूरा का पूरा यहाँ इसी ग्रुप पे होने वाला है, कार्बोनिल ग्रुप पे। आप साइड साइड में जो लिखोगे उसके हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। जैसे रिएक्शन एक बार देख ही लो, अगर मैं यहाँ पे ग्रेनार्ड्स रिएजेंट यूज करता क्या होने वाला था, ये इस तरह से टूटेगा, प्लस माइनस, ये भी यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, माइनस प्लस, फिर वही अपना पुराना मैचिंग मैचिंग, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट। बाद में आप क्या करोगे, पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव चला जाएगा पॉजिटिव के पास। अब यहाँ पे बनेगा OMgX और यहाँ पे जो होगा वो आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। ठीक, फिर बाद में ग्रेनार्ड सीड की हमेशा अनस्टेबल होता है, दिस इंटरमीडिएट इज ऑलवेज अनस्टेबल, इसीलिए आगे हाइड्रोलिसिस करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है। कैसे करेगा ये स्टेबल अपने आप को, ये देखो ये पूरा रिएक्शन है। अब इस पूरे रिएक्शन में अभी तुमको बोला है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड यूज करो, हो सकता है एग्जाम में बोल दे फॉर्मल्डिहाइड यूज करो, तो अगर आपको रिएक्शन आता है तो वो कुछ भी बोलेगा आप सॉल्व कर लोगे। आपका पूरा आंसर डिपेंड करता है ये दोनों डब्बों पे। आप याद क्या करके जाओगे, याद करके आप बस इतना जाओगे कि पूरे रिएक्शन के अंदर कन्वर्जन किसका होता है, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में हो जाता है, COH में, राइट। देख लो। यस सर। यस सर। अगर अब यहाँ पे तो एक आर आने ही वाला है नीचे,
ये वाला R तो आने ही वाला है। अब सोचो कि आपके पास कितने हाँ। पॉसिबल है। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेते तो दोनों साइड में HH लिखते, अगर आप दोनों साइड हाँ। में HH लिखते तो ये बाकी का पार्ट तो सेम ही रहता। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ जाता, यहाँ पे OH आ जाता, ये HH और नीचे एक R आता ही आता फॉर श्योर। डन। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RCH2OH, इसको एक साथ में जोड़ लेता हूँ ना, CH2 लिख देता हूँ इसको, तो ROH। तो अगर ये दो डब्बे HH रहे तो क्या आएगा हमारा आंसर, प्राइमरी अल्कोहल, राइट। हाँ। यस सर। अब अगर इसी की जगह पे मैं अल्डिहाइड में दो अल्डिहाइड पॉसिबल है, एक H वाला और एक R वाला। अब दूसरे डब्बे में मैंने क्या रख दिया, R। अब क्या फर्क पड़ेगा रिजल्ट में, एक साइड में R आ जाएगा और ये सिर्फ क्या बचेगा, CH। यहाँ पे तो OH ही आने वाला है और यहाँ पे आ जाएगा ग्रीनार्ड्स रिएजेंट की वजह से। आपको नहीं लगता कि दिस इज नथिंग बट RCHOHR। ये देखो, इसको बस मैंने क्लब करके लिख दिया है। डन। दिस इज व्हिच काइंड ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा क्या पॉसिबल है कि मैं दोनों साइड में R लगा दूं, राइट, मतलब कीटोन ले लूं। यस सर। अगर कीटोन ले लिया मैंने तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, RC। अब इस बार इस साइड भी R मिलेगा, नीचे तो R पहले से ही है। ये तो दिख कर ही आ रहा है कि कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर मैंने दोनों साइड में HH लिया तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। एक साइड में R एक साइड में H लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, साइड में RR ले लिया तो टर्शियरी अल्कोहल। अब एक दोनों साइड में H लेने का मतलब क्या है, मैंने क्या लिया है, फॉर्मल्डिहाइड। एक साइड में R लिया है मतलब अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, जो वो बोल रहा है, उसने यही लैंग्वेज यूज किया है ना, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। और लास्ट में मैंने क्या लिया है, कीटोन। उसने तो सिर्फ यही पूछा था, मैंने ऊपर नीचे के भी दोनों लिख दिए ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो क्या आएगा अपना इसमें आंसर, उसने तो ये वाला पूछा है ना, यस। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा आंसर ये है। पर हम लोग एग्जाम में क्या याद करके जाएंगे कि अगर गलती से अदर देन फॉर्मल्डिहाइड की जगह फॉर्मल्डिहाइड ही दे दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ गया था सबको, यस सर। हाँ सर। यस सर। फॉर्मल्डिहाइड आया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड आया तो सेकेंडरी अल्कोहल आ गया तो टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट H2SO4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो यही क्वेश्चन सबसे मेन क्वेश्चन है, यही जो मैं तुमको बोल रहा था नहीं, तुमको हर बार ये परेशान करने वाला है। इथाइल अल्कोहल को इसने बोला है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ यूज करने के लिए, इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन करने के लिए। अभी अभी मैंने गोल्डन रूल लिखा ही था कि अगर अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल से दो दो पॉसिबिलिटीज है, एक कि आप अल्डिहाइड बनाओ और दूसरा कि आप उसको और फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना सकते हो, एसिड भी बना सकते हो। और इसीलिए आपको यही रिएक्शन बार बार परेशान करेगा। इसको अगर अच्छे से याद करके जाओगे तुम्हारे कुछ मार्क्स तो कंफर्म है, और ये सिर्फ मार्क्स बोर्ड में ही नहीं मिलेंगे, ये तुमको इसका बेनिफिट NET JEE में भी मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। अब देखो दिक्कत ये है कि अपने को बोला गया है कि अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करो, राइट। और अभी अभी मैंने बोला कि अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो दो ऑप्शंस है, या तो वो अल्डिहाइड स्टेज पे रुक जाएगा या तो वो एसिड स्टेज तक जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ पे रुकना है, तो ये डिसाइड ही होता है रिएजेंट के बेसिस पे। तो मैं तुमको यहाँ पे रिएजेंट लिख कर ही दे दे रहा हूँ कि कौन सा रिएजेंट रहा तो क्या करना है, ठीक। लिस्ट ही बना कर दे दे रहा हूँ, वो लिस्ट जिसको याद रहेगी वो डायरेक्ट काम कर लेगा। देखो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दो ही रिएजेंट्स हैं, एक है PCC और दूसरा है कॉपर 300, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। अगर ये दोनों दिख गए तो समझ जाना अल्कोहल सिर्फ अल्डिहाइड तक ही जाएगा। तो अगर तुमको अल्कोहल को अल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडाइज करना है देन यूज ओनली PCC और कॉपर एट 300 तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। अदर देन योर सिलेबस और भी बहुत सारे रिएजेंट्स है, जैसे
कॉलिन्स रिएजेंट है, ये जिसको एनएटी के लिए क्रोमिक याद कर लो, क्रोमिक एनहाइड्राइड रिएजेंट है। हाँ बेटा, सर, क्रोमिक एनहाइड्राइड। हाँ ये वैसे बाय द वे ये सब क्रोमियम के ही कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये सब भी है। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं स्टार मार्क लगा के छोड़ दे रहा हूँ, आपको याद करना है तो याद करो, नहीं याद करना है मत याद करो, पर एटलीस्ट ये दो तो आपको पता होने चाहिए। ठीक, पीसीसी और कॉपर 300 अगर गलती से भी आपको दिया है तो आप रिएक्शन को कौन से स्टेज पे छोड़ दोगे? अल्डिहाइड स्टेज पे छोड़ दोगे, आप इससे आगे इसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं करोगे। समझ गए ये बात को? नाउ यस सर। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको इसकी जगह पे HNO3 या फिर KMNO4 या फिर K2Cr2O7, इन तीनों में से कोई भी अगर H2SO4 के साथ दिया हुआ है, HNO3 इन H2SO4 या ऐसे अगर कोई भी दिया हुआ है डाइल्यूट H2SO4, तो आप समझ जाना रिएक्शन कहां तक जाएगा? एसिडिक स्टेज तक जाएगा। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये तीनों ऐसे हैं जो कहां पे कन्वर्ट कर देंगे इसको? एसिड तक ले जाएंगे। और ये दोनों भी जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर आप ये सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करके चले जाओ तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, तो एसिड तक ले जाने वाले कौन कौन से हैं? या तो HNO3 या तो KMNO4 या तो K2Cr2O7। उसमें से अभी अपने को कौन सा वाला दिया है क्वेश्चन के अंदर? K2Cr2O7। क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, इथाइल अल्कोहल को अगर मैं K2Cr2O7 के थ्रू ऑक्सीडाइज करूं तो क्या होगा? मिल गया कि नहीं आंसर? एसिड। डन। तो जो रिएजेंट याद करके जाएगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो आप सीधे सीधे ये याद करके जाओ कि अगर इसी क्वेश्चन में वो पीसीसी या कॉपर एट 300 लिख देता तो आप कहां पे एंड कर देते? अल्डिहाइड स्टेज पे। अल्डिहाइड तक। लेकिन सिंस उसने K2Cr2O7 बोला है तो आप कहां पे एंड करोगे? एसिड पे। और ये जो मैंने 5 नाम जो अंडरलाइन करके लिखे हैं वो पांचों के पांचों तुम्हारे सिलेबस के हैं, तो यही 5 में से कोई तो भी आएगा। ठीक, राइट नाउ तो उसने आपको सिर्फ K2Cr2O7 दिया है, पर एग्जाम में वो चेंज भी कर सकता है। देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं कॉपर एट 300 डाल दूं तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। यस सर। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, व्हेन वेपर्स ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट कॉपर, ये तो डन ही हो गया सीधे सीधे। अब ये भी बता ही दिया मैंने कॉपर 300 क्या करता है। देखो कॉपर 300 में जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, अगर मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल दे रहा हूं तो प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर एट 300 क्या करेगा? आपकी बुक में ये 576 लिखा हुआ है, मुझे कॉपर 300 बोलने की आदत पड़ गई है, तो बुक में देखोगे तो शायद 573 लिखा होगा। दोनों एक ही है, 573 केल्विन बोलो या 300 डिग्री सेल्सियस बोलो। प्राइमरी अल्कोहल को इट कन्वर्ट्स इनटू अल्डिहाइड, ये याद रखना। और अगर एग्जामिनर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है तो ये सेम रिएजेंट उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। इस बात का जरा ध्यान रखना। सेकेंडरी अल्कोहल होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता? कीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन। Ketone. और अगर गलती से टर्शरी अल्कोहल मिल गया तब वो सीधा अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप ये पूरा फॉर्मूला दिमाग में बनाकर लेकर जाओ तो कोई कितना भी क्वेश्चन को घुमाएगा फिराएगा आप उसका आंसर निकाल ही लोगे। ये बन गया आपका कॉपर 300 का पूरा फाइनल फॉर्मूला। ठीक, हाँ सर। अब देखो अब इसी के थ्रू अपन अपना आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल पूछा है, राइट। टर्ट ब्यूटाइल के लिए पहले तो टर्शरी कार्बन होना चाहिए, टर्शरी कार्बन के लिए कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। सॉरी, अब देखो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोला है, सीधे सीधे आप यही वाले वे से जाओगे कि नहीं? मतलब आपको पहले ही पता चल गया ना क्या बनने वाला है? यस? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो अगर ये पता चल गया कि अल्कीन बनने वाला है तो हो सकता है एग्जाम में आपसे ये ना बोले कि प्रोडक्ट बना के दिखा दो, उल्टा आपसे ये पूछ ले कि क्या होता है। क्या होता है से मेरा मतलब है
कि ये उनको ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है या ये उनको डिहाइड्रेट कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर अल्कोहल से क्या बन रहा है, अल्डिहाइड, इफ अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वहां पे इसका काम क्या है, ऑक्सीडेशन का काम है, राइट। हाँ सर। हाँ सर। पर अगर एग्जामिनर आपको टर्शरी दे दे तो आप वहां पे ये नहीं लिखोगे कि वो ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, वहां पे ये क्या काम कर रहा है, डिहाइड्रेशन का। समझा? मुझे कैसे पता चल गया कि डिहाइड्रेशन कर रहा है? डिहाइड्रेट करोगे तभी तो अल्कीन बनेगा। हाँ सर। अल्कोहल से अगर देखो, तुमको ये तो पता चल चुका है कि डिहाइड्रेशन करना है, राइट। यस सर। अब अगर डिहाइड्रेशन करना है और अल्कीन बनाना है, या तुमको ये तो पता चल चुका है कि अल्कीन बनाना है, अब तुम सोचो ना, अगर यहां से तुमको अल्कीन बनाना है तो एक ही तरीका है, इसका अल्कीन कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। कोई तो भी दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, चलो मान लेता हूं मैं ये दोनों ने बना लिया, ऐसे ही दिखेगा ना अल्कीन। हाँ सर। तो अब अगर ऐसा करना है तो ये दोनों कार्बन में से एलिमिनेशन होना चाहिए। तो एलिमिनेशन कैसे करोगे आप, ऐसे ही करोगे ना, एक का हाइड्रोजन ले लोगे और दूसरे का OH ग्रुप ले लोगे, राइट। और ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा कि नहीं अल्कीन। यस सर। इस रिएक्शन के अंदर ये किसका हाँ। काम कर रहा है, डिहाइड्रेशन का, यस और नो। यस सर। यस सर। आपका ध्यान रखना कि आप कौन से रिएक्शन में ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। हाँ। हाँ। सबके पास क्वेश्चन पेपर है ना? नहीं सर। क्या पढ़ रहे थे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। मेरी पेन कहाँ चली गई? डिहाइड्रेशन तो मैंने बता दिया ना कि उसमें भी कुछ बाकी है, नहीं सर, बता दिया आप। पूरा फॉर्मूला वगैरह सब दे दिया उसका। हाँ सर। एक बार यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आइसोब्यूटिलीन ही बनेगा ना। सिंस तुमको टर्शरी अल्कोहल गिवन था, तो टर्शरी अल्कोहल का अगर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस तुम ट्रीट करोगे तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, यस। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, आइसोब्यूटिलीन। ब्यूटिलीन भी बोल सकते हो, ब्यूटाइलिन भी बोल सकते हो, चलेगा। सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ रिएक्शन बिटवीन हॉट concentrated HI and anisole gives. नेक्स्ट क्वेश्चन है the reaction between hot concentrated anisole. First of all, anisole is what? Ether. तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन किसके किसके बीच में है, ईथर के बीच में। अच्छा, यहाँ का जो 6th रिएक्शन है और नीचे का जो 6th रिएक्शन है, दोनों सेम है, ये अभी बता दे रहा हूँ, और दोनों का नंबर भी सेम है, वो भी एक कोइंसिडेंट है। तो अब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वही आपका क्वेश्चन नंबर वहां का भी 6 सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो हमको चाहिए एनिसोल। एनिसोल कौन सा ईथर होता है, अल्काइल अराइल ईथर होता है। अल्काइल अराइल ईथर को मैं क्या बोलूंगा, उसका कॉमन नेम है एनिसोल। सब फिर से कुल्फी खा रहे हो? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। होगा कुछ नहीं, मैं सुन। ये है एनिसोल और हमको बोला है HI के साथ ट्रीट करने के लिए। इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या है बाय द वे? आई एम 100% श्योर कि तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, पर एक आम इंसान के लिए कुछ होता है ना, कह रहे सर ये क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल है। देखो HI तो HI तो ऐसे ही टूटने वाला, इसमें तो तुम्हारे पास कोई चॉइस है नहीं। अब यहाँ पे तुमको डिसाइड करना है कि आयोडीन किसको दो। आयोडीन के लिए R भी अवेलेबल है और बेंजीन भी अवेलेबल है, मतलब इसके अंदर अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है, अराइल हैलाइड भी बन सकता है। अब जिसको ज्ञान नहीं है, अगर वो एग्जाम में थोड़ा सा भी डाउट में आ गया तो फंस जाएगा। तो इसलिए अभी बता दे रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है कि अगर बेंजीन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो बेंजीन से जो ऑक्सीजन अटैच होती है, आपको ये पता है कि बेंजीन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। वो में से एक लोन पेयर यूज करके वो बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो अगर
हैलोजेंस अटैच्ड है या ऑक्सीजन अटैच्ड है बेंजीन के साथ, तो कल भी पढ़ा था हमने HDA में भी, तो वहां पे कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? रेजोनेंस। डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे तुमको इसके दो हिस्सों के बारे में सोचना है। एक हिस्सा ऐसा है, तुम ये सोच रहे हो यहाँ पे बेसिकली कि ऑक्सीजन किसके साथ रहेगा, फिनाइल के साथ या अल्काइल के साथ, तो तुम बताओ किसके साथ रहेगा? फिनाइल के साथ उसका कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और अल्काइल के साथ उसका कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल दोनों बॉन्ड। में से कहीं एक जगह से तो बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है, सिंगल या डबल? सिंगल। ये अल्काइल के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और किसके साथ रह जाएगा? फिनाइल के साथ। फिनाइल के साथ। तो अगर ऑक्सीजन फिनाइल के साथ रह गया तो मिल गया तुमको तुम्हारा आंसर। हाँ। यही तो कंफ्यूजन था ना, कि अगर यहाँ पे हाँ, सर। ऑक्सीजन अल्काइल के साथ भी और फिनाइल के साथ भी है, तो बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा? ये सिंगल वाला वाला। तोड़ेगा, बराबर। हाँ सर। ये बॉन्ड टूटा, तो अब हम सब जानते हैं किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स नेगेटिव, अल्काइल ऑफ कोर्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मिल गया हमको हमारा आंसर। अब बस मैचिंग मैचिंग खेलना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या मिलेगा? H प्लस अल्काइल आयोडाइड। तो क्या कोई है जो अभी भी आर्ग्यूमेंट करना चाहे कि सर आपने फेनॉल ही क्यों बनाया? फेनॉल बनाने के लिए मुझे H देना पड़ा ना। तो कोई है क्या जो आर्ग्यूमेंट करना चाहता है कि सर आप आयोडीन देके अराइल हलाइड क्यों नहीं बना रहे हो, फेनॉल ही क्यों बना रहे हो? मिला सबको रीजन? यस सर। के साथ यस सर। मैं थोड़ा सा, पता नहीं बाद में भी जब लोग YouTube पे ये लेक्चर देखेंगे तो सबको मैं थोड़ा सा पागल लगूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आंसर्स तो दिया हुआ है। मतलब इस वक्त पूरा महाराष्ट्र पागल है कि आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर क्या है। अब मेरा मन तो नहीं कर रहा इस तरह से ये आंसर वैंसर पढ़ाने का, बस मजबूरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कोरोना की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं तुम लोगों को, एटलीस्ट पास तो हो जाओ। पर मेरे से अगर कोई पूछे तो मेरा मन अभी भी यही सोचता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरीके से पढ़ के 75 लाने की जगह मैं चुपचाप से अच्छे से पढ़कर 50 ले आता। मैं होता तो मैं ये 25% का कॉम्प्रोमाइज कर लेता। हाँ मैं जानता हूँ कि बोलना बहुत आसान है, जो दे रहा होता है उस पर बीतती है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक के राइट आंसर्स निकाल लिए और अगर सिर्फ आप राइट आंसर्स पढ़कर जा रहे हो, उस तरीके से लाया हुआ 75 आपको उतना नहीं देगा जितना कि अगर आप पूरे क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करके 50 लेकर आओ तो जितना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वाला 50 आपके लिए ये वाले 75 से ज्यादा काम करेगा फ्यूचर में। बस मेरा सजेशन है, बाकी मानना ना मानना आप लोगों के पास, आपके पास चॉइस है। मैं होता तो मैं इस तरह से ढंग से पढ़कर मैं 50 लाता। अब मैं आपको पागल लग रहा हूँ तो ठीक है, पागल लग रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में ये 75 जिस तरीके से लाने आप लोग जा रहे हो, क्वेश्चन बैंक आपको पहले से ही मिल गया है, सबको पता है क्या आंसर्स होने वाले। 70 to 80% पेपर तो इसी में से आएगा। तो अगर आप 75 ला भी दो तो आज से 4 महीने के बाद आपको याद भी नहीं होगा कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था, तो वो 75 किस काम का। पर अगर आप ढंग से पढ़कर 50% लाते हो तो हो सकता है इस साल देखो 75 आने वाला भी जाएगा तो बीएससी में ही, 50% वाला भी जाएगा बीएससी में ही। आप सिंपल में सोच लो, एनईटी जेई तो आप निकालने से रहे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले कभी भी एनईटी जेई तो निकालेंगे नहीं। एनईटी जेई हट गया मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो आप जाने से रहे, तो घुमा फिरा के आपके पास चॉइस क्या बची? बीएससी में। तो 75% लेकर बीएससी में जाने से अच्छा है मैं बोलूंगा 50% बीएससी में जाओ लेकर, क्योंकि 50% लेकर जो बीएससी में जाएगा एटलीस्ट वो कुछ तो नॉलेज लेकर आया है बीएससी में, तो वो कुछ तो ढंग का करेगा बीएससी में। इंजीनियरिंग मेडिकल तो पहले गायब हो गया। अब ले देके जाने वाले हो बीएससी में, वहां पे भी सब रट रट के पहुंचोगे तो ये भी खराब कर दोगे। इंजीनियरिंग मेडिकल तो खराब करके ही बैठे हो, तो कम से कम बीएससी तो ढंग से दो। और बीएससी वो इंसान ढंग से देगा जो यहाँ से कुछ नॉलेज लेकर आया है। तो ठीक है ना, यहाँ से 25% अगर कम भी होते हैं, मैं अभी भी यही एडवाइस करूंगा। मैं तुम्हारी जगह होता मैं 16 में से भले ही 4 चैप्टर छोड़ देता, 12 पढ़ के जाता, लेकिन 12 एकदम थॉरोली पढ़ के जाता, क्योंकि वो 12 चैप्टर मुझे एटलीस्ट आगे जाके बीएससी में कुछ तो हेल्प करेंगे। 16 में से 16 पढ़ लिया, ला दिया तुमने 90%। अब तुम सोचो अगर इस साल तुम में से मान लो किसी को 100 मिल जाता है, ठीक है, 100 में से 100 मिल गया मान लो, तुमको लगता है उसको कोई वैल्यू मिलने वाली है? सबको पता है कि तुमको 100 में से 100 कैसे मिला, क्वेश्चन बैंक मिला था। तो अगर तुम टॉपर आ भी जाओ तो ऐसे टॉपर को वैसे भी कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो तुम टॉप मार के करोगे क्या?
इस साल तुम 75 लाओ या 50 लाओ, दोनों एक ही है। ना 75 वाले की कोई रिस्पेक्ट है, ना 50 वाले की कोई रिस्पेक्ट है, क्योंकि सब जानते कि क्वेश्चन बैंक मिल चुका था। तो क्या फर्क पड़ता है तुम 75 ला रहे हो कि 50 ला रहे हो? एडमिशन वाइज भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाओगे तो बीएससी में ही। रिस्पेक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि क्वेश्चन बैंक मिल चुका था। तो बेटर है कि आप नॉलेज के पीछे भागो, क्योंकि ये नॉलेज एटलीस्ट आगे तो काम आ जाएगा। बाकी ये जो रिस्पेक्ट या जो भी आप 90-95 लाकर अपने घर, खानदान या मोहल्ले में नाम कमाने वाले हो, वो किसी काम का नहीं है। सबको पता है क्वेश्चन बैंक मिला हुआ था, तो आपकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं होने वाली है। और ना आपको बहुत 50 से 75 के बीच में बहुत भारी कॉलेज नहीं मिल जाएगा आपको बीएससी का। तो थोड़ा पढ़ पढ़ के जाओ, एटलीस्ट नॉलेज ले लो, शायद बीएससी में कुछ कर लो। वरना बीएससी के फर्स्ट ईयर में भी अगर एकदम नील पहुंच जाओगे तो फिर तो हो गया, 12th में जो होना था हो गया। आई वुड सजेस्ट कि भले ही प्रेशर है, टाइम कम है, 2-3 चैप्टर कम कर दो, लेकिन जो पढ़ो थॉरोली पढ़ो, ताकि एटलीस्ट वो 4 चैप्टर में तो आप बोल सको कि हाँ मुझे एटलीस्ट इन चैप्टर्स के बेसिक्स पता है। जैसे अभी जितना मैंने तुमको अभी जितनी देर में पढ़ा है, अब तक तुमको इतना समझ गया कि हाँ कौन से रिएजेंट को कैसे यूज किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब ये वाला रिएजेंट लेना है, कब वो वाला रिएजेंट लेना है। ये ले लिया तो कहाँ तक जाएगा रिएक्शन, वो ले लिया तो कहाँ तक जाएगा रिएक्शन। इतना तो याद करके जाओ कम से कम। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से आप लोग सोने वाले थे, इससे पहले मैं अपनी स्पीच बंद कर देता हूँ। खर्राटों की आवाज आए। बिफोर दैट आई वुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कोई सोएगा नहीं, मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग मन ही मन गाली दे रहे थे कि अभी तेरे को बोला ना सॉल्व कर, तो सॉल्व करना बे। कर रहा हूँ भड़क नहीं। कर रहा हूँ। सारे बच्चे एकदम चुपचाप होके फिर से मुंह फुला रहे थे कि यार ये फिर से शुरू हो गया है यार, इसको 100 बार बोला भगत सिंह मत बनाकर। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं बेचारे लोग, देखो सब क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर करके दे रहे, इसी को मौत आते रहती है। मैं मान गया, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं सर, नहीं। नहीं सर। हाँ बेटा, नहीं सर, बस करके भी जाना। मेरे को बस यहाँ पे इम्प्रेस हो। ये जो दोनों है ना, ये दोनों का नाम है ब्रोमीन लिक्विड। ये दोनों का नाम ब्रोमीन लिक्विड है। बस एक बार CS2 दे दिया और एक बार CCl4 दे दिया है। दोनों CS2 और CCl4 दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, और दोनों में से वो कोई भी दे। और भी बहुत सारे हैं, अभी सिलेबस में तुम्हारे ये 2 आए हैं, इसमें तुम और भी बहुत सारे सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। घुमा फिरा के ब्रोमीन के 2 रिएक्शंस हैं। ब्रोमीन के साथ आपको 2 रिएक्शंस हैं, एक है ब्रोमीन लिक्विड और एक है ब्रोमीन वाटर। ठीक, हाँ सर। हाँ तो सर। ब्रोमीन लिक्विड वाला, ये दोनों A और B ऑप्शन ब्रोमीन लिक्विड वाले हैं। ब्रोमीन लिक्विड वाले में ये लोग क्या करेंगे, आपको ब्रोमीन के साथ में यही सब दे देंगे, CS2 दे देंगे, CCl4 दे देंगे। तो ये सब में से कुछ भी दिखा समझ जाना ब्रोमीन लिक्विड वाला रिएक्शन है। और ब्रोमीन वाटर में आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, ब्रोमीन वाटर ही लिखा होगा या तो ब्रोमीन एक्वस लिखा होगा, यही 2 में से कुछ लिखा होगा। यहाँ पे आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, यू स्ट्रिक्टली हैव टू टेक वाटर। अजीब बात यह है कि ब्रोमीन का रिएक्शन सॉल्वेंट बदल देने से बदल जाता है। अगर आप सॉल्वेंट ऑर्गेनिक लोगे तो ब्रोमीन अलग तरीके से बिहेव करता है, और अगर आप सॉल्वेंट वाटर लोगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो मैं ये दोनों का ही आंसर लिख दे रहा हूँ आपको, उसमें से आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। अब ब्रोमीन वाटर क्या बोला इसने, द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट फेनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। देखो अगर लिक्विड लेते तुम तो तुम्हारे पास मिक्सचर आता। हाँ। अगर ब्रोमीन लिक्विड लोगे ना तो तुमको मिक्सचर मिलेगा, एक ऑर्थोब्रोमोफेनॉल का और एक पैराब्रोमोफेनॉल का। एक में ऑर्थो आ जाएगा और एक में पैरा आ जाएगा। कब, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोगे तो। पर अगर वाटर लोगे तो वाटर में क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। अपने को कौन सा वाला लाने के लिए बोला था इसने, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ब्रोमीन वाटर या लिक्विड, और सॉरी हाँ ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन लिक्विड। ब्रोमीन वाटर। यस, ये मिल गया आपको आपका आंसर। ठीक, हाँ सर। इसमें से अगर कभी गलती से पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर मेजर, दिस इज योर माइनर। रीजंस बताए हुए हैं, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आस पड़ोस में होंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक, एक और बताओगे, एक और, अगर बुरा ना मानो तो। सर 2 बताओ। ठीक है, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ। देखो ब्रोमीन वाटर जो है ना, ये
अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंक्शन के काम भी आती है, तो दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक, कैसे यूज करोगे इसको? अगर आप अल्कोहल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करो, या एक्वस लिख दिया मतलब वाटर ही बोला है मैंने, इट हैज नो रिएक्शन। अल्कोहल इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ब्रोमीन वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। पर अगर गलती से आपने फिनॉल के साथ इसको ट्रीट कर दिया, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ Yes. हाँ सर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, फिनॉल इसके साथ क्या देता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल ना। हाँ ये जो Yes, ट्राइब्रोमोफेनॉल है, आई एम सॉरी मैं अच्छे से नहीं लिख पाया, मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल है, ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, समझा? तो यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, व्हाइट पीपीटी। तो ये सेम रिएक्शन आप किसके लिए यूज कर सकते हो? अल्कोहल और फिनॉल के डिस्टिंग्विश के लिए भी यूज कर सकते हो, समझा? हाँ क्यों? यस सर। क्योंकि अल्कोहल के साथ तो ये रिएक्ट करता नहीं है, और फिनॉल के साथ ये रिएक्ट करता है। वही वाला तो तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है। देख, वैसे भी तो तुम रिएक्शन पढ़ ही रहे थे ना, तो मैंने बस हाँ। एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि वो जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल है वो व्हाइट पीपीटी है। अब अगर ये याद कर लोगे तो तुमको ये भी काम आ जाएगा कि अल्कोहल और फिनॉल को कल को अगर डिस्टिंग्विश करना रहा तो यू कैन यूज इट। थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाओ तो मजा ये भी आएगा तुमको कि लेबोरेटरी में अगर मान लो कल को तुमको मैं खड़ा कर दूं और बोल दूं कि अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कोई भी केमिकल देकर बोलूं बताओ अल्कोहल है कि फिनॉल है, एक तो तुम्हारा वाला तरीका है पी कर बताओ, चढ़ गई तो अल्कोहल है, नहीं चढ़ी तो फिनॉल है। अगर बेहोश होकर गिर गए तो हम समझ जाएंगे कि फिनॉल है, और अगर नहीं बेहोश होकर गिरे तो तुम खुद ही समझा दोगे। फिर जो बेवड़े की तरह तुम भंकस करोगे, समझ ही जाएगा कि अल्कोहल थी इसका मतलब। एक तरीका तो वो वाला हो गया, पर वो थोड़ा ज्यादा रॉ मेथड हो जाएगा ना, वो अच्छा नहीं लगता, सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता, पढ़े लिखो वाला नहीं लगता। दूसरा तरीका क्या है? ब्रोमीन लो, वाटर लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो। अगर मैंने अल्कोहल दिया होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिनॉल दिया होगा व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। तो थोड़ा इमेजिनेशन को यूज करोगे तो क्वेश्चन में मजा भी आ जाएगा, याद तो वो वैसे भी हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। तो मेरे ख्याल से मैंने सातों क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले, और केबीआर के बारे में तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने को इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर निकालना था, मिल गया अपने को ब्रोमीन वाला। केबीआर वाला कल पढ़ चुके हैं एचडीए में, तो उसको छोड़ देता हूं मैं। डन? डन। आप लोग यस सर। मैं ट्राई किया था, मैंने सोचा आराम से मस्त बैठता हूँ थोड़ा, यार ये कूल वाला है ना, अच्छा लगता है गाइस गाइस करने का। अरे दिस इज वेरी सिंपल, अरे दिस इज, अरे काय का सिंपल है यार। पहले से ही बच्चे भी बेचारे बीएससी में जाने वाले, ऐसे ही मेरी आत्मा पे बोझ है। सोचा था डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। हाँ कोई नहीं, चलो यहाँ पे भी देखो पेज नंबर्स दिए ही हुए। Why do phenols give deep coloration with neutral ferric chloride? पेज नंबर 242 पे दिया हुआ है। मेरे पास भी कुछ खास है नहीं उसके बारे में बताने के लिए, बस मैं एक, अच्छा हाँ, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक का वो है ना पीडीएफ, उसमें मैंने चेक किया है तो ये क्वेश्चन ओमिटेड है। तो पहले तो तुम लोग चेक कर लेना, मैं यहाँ पे अभी क्रॉस मार दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन उसमें ब्लू पट्टे में आया था, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक, तो आप लोग देख लेना, मैं रिएक्शन फिर भी लिख दे रहा हूँ। 3 फेनॉल ले लो। सर ओमिटेड है। हाँ, यही है तुम्हारा आंसर। इसको शॉर्टकट में चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये वाला ग्रुप 3 बार है, मतलब बेंजीन रिंग बनाने की जगह AR लिख दो। ठीक है, एक ही बात रहेगी ना? हाँ सर। अब ये जो है इसके कलर्स 3 है, पर्पल, वॉयलेट ग्रीन। या फिर ग्रीन। ये 3 कलर्स में डीप कलर बनाता है, पर ये रिएक्शन ही नहीं। अब उन्होंने क्यों दिया है, कोई नहीं, होता है। नाम फेरिक फेनॉक्साइड सबने देख ही लिया होगा अब तक। ओके, तो अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओमिटेड है, मैंने बता दिया। फिर भी आप लोग करके जो आप क्वेश्चन बैंक में दिया तो शायद वहां उनका मूड बदल गया हो, बाद में उनको लगा हो कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, यही बच्चों को साइंटिस्ट बनाएगा। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर करके स्टूडेंट
अपना लोहा मनवाता है कि उसको कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि उनको कितना आता है। अच्छा खासा भाषण है इसके अंदर, तो जिसको भी सिर्फ आंसर चाहिए था वो चाहे तो अपने कान बंद कर ले, हालांकि वो चाहे तो वीडियो लॉग ऑफ भी कर सकता है, बट ठीक है कान बंद कर लो क्योंकि अगला क्वेश्चन तुमको पसंद आएगा। फिर यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, कहानी चल रही है एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो किस पे डिपेंड करता है। मान लो कोई कंपाउंड है XH करके, अगर ये एसिड है तो ये अपना H दे देगा, राइट। H+ देने वाले को हम एसिड बोलते हैं, यस और नो। हाँ Yes, सर। और H जाने के बाद X क्या बचेगा, माइनस में। अगर ये H जाने के बाद वाला पार्ट अगर स्टेबल निकला तो हम बोलेंगे दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी, अब ये स्ट्रॉन्ग वीक पे मैं क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेंथ पे है, राइट। स्ट्रेंथ देखने का मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, यही कंपेयर करना है ना। तो कब हाँ, सर। स्ट्रॉन्ग बोलना है कब वीक बोलना है, ये सब कुछ किस पे डिसाइड होता है, ये वाले पे। अगर ये वाला पार्ट स्टेबल है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेरी स्ट्रॉन्ग। पर अगर ये वाला पार्ट अनस्टेबल है तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वीक। सोचो क्यों, क्योंकि ये पार्ट अगर अनस्टेबल है तो ये H+ को जाने देगा क्या, अगर नहीं सर। X- अनस्टेबल है तो वो H को पकड़ के ही रखेगा। अगर वो H को पकड़ के रखेगा तो ऑब्वियसली वो आयनाइज्ड होगा ही नहीं। आयनाइज्ड नहीं होगा तो फिर हम ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं ना, जो आयनाइज्ड नहीं होता या जो कम हाँ, आयनाइज्ड सर। होता है, राइट। तो Yes, आपका पूरा आंसर किस पे डिपेंड करता है, X- की स्टेबिलिटी पे। मतलब इसने अपने को जितने ऑप्शन दिए हैं सबके H निकाल दो, राइट। हाँ क्योंकि एसिड तो सबके सब है, बस अपने को तो यही बताना है ना कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है कौन सा वाला वीक है। तो अपना काम क्या है कि सबके H हटा दो और फिर जो X- जैसा जो हिस्सा बचेगा वो हिस्से को कंपेयर करो कि किसका वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसका वाला वीक है। यही काम है कि नहीं अपना। यस सर हाँ सर। क्वेश्चन की स्टोरी समझ गई सबको, हाँ हाँ सर। ओके चलो तो फिर शुरू करता हूं मैं। पहले वाले का H जाने के बाद क्या बचेगा, CH3O-। ओ। दूसरे वाले का क्या बचेगा, CH3CH2O-। तीसरे वाले में से CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O-, राइट। और लास्ट वाले में हाँ। बचेगा CH3, इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और यहाँ पे O-, राइट। हाँ Yes, sir. अच्छा ये आपके प्रॉब्लम नंबर 115 है, ये सॉरी 11.5 से रिलेटेड है। तो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम नंबर 11.5 जरूर देखना, वो एग्जैक्टली ये नहीं है। जो 11.5 है उसमें अल्कोहल और फिनॉल को भी कंपेयर करने के लिए बोला गया है, पर मैं चाहता हूं कि तुम वो 11.5 करके जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11.5। यहाँ पे तो सिर्फ अल्कोहल्स का ही कंपैरिजन पूछा है, पर 11.5 में अल्कोहल्स को भी कंपेयर करना है विथ फिनॉल भी कंपेयर करना है, ठीक। तो वो अगर आप में से किसी को भी देखना हो तो प्लीज देख कर जाना, मैंने जब साल भर में पढ़ा है तो वो क्वेश्चन मैंने करवाया है ना। अब इन चारों में से देखो आंसर किस पे डिपेंड करेगा। अब नोटिस करो ये जो चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। जिसका ऑक्सीजन स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक, यस और नो। आपको अब खाली ले दे के ढूंढना क्या है कि ऑक्सीजन किसके अंदर ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज के साथ। अब बताओ नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है कि नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तभी नेगेटिव चार्ज आया है। अगर इसके जो पीछे वाला ग्रुप है वो भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भेजने लग जाए तो इससे ऑक्सीजन को क्या होगा, दिक्कत आएगी कि फायदा होगा, दिक्कत आएगी। मौत आए तुमको, फायदा कहां से होगा, दिक्कत आएगी ना, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ता जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा तो चार्ज और स्ट्रांग होगा, और चार्ज के स्ट्रांग होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है कि अनस्टेबिलिटी। चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी कम स्टेबिलिटी। तो अगर ये मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने लग जाएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पहले से निगेटिव तो होकर ही बैठा है वो, प्लस ये मिथाइल भी अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो तुमको नहीं लगता उसके ऊपर भर भर के चार्ज आ जाएगा निगेटिव वाला। हाँ सर। वो तो और अनस्टेबल होने लग जाएगा, राइट। यस अब सर। एक सवाल तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन देने की क्यों बात की,
क्योंकि ये मैं आपको सिलेबस में भी पढ़ा चुका हूँ कि अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है बेटा, अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? Electron releasing. यस, Releasing. इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कुछ लोग बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट? तो समझा मैंने इलेक्ट्रॉन देने की क्यों बात की, क्योंकि चारों में अल्काइल हाँ, ग्रुप सर। लगा हुआ है और अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ही होता है। तो तुमको नहीं लगता कि चारों के अंदर जो ऑक्सीजन के बाजू वाले अल्काइल हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भेज देंगे? ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन की तकलीफ और बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली। तो अब अपने को चारों में से सिर्फ क्या ढूंढना है कि किसके पास वो अल्काइल ग्रुप्स है जो उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब देखो, इसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसके पास तो दो दो है ना, 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है इसके पास, हाँ। राइट? तो ये लोग तो ज्यादा परेशान करेंगे ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज करेंगे। इसके वाले ऑक्सीजन के पास हाँ। देखो 3 कार्बन वाले हैं, इसके पास देख लो 4 है, अच्छा। राइट? यस सर। यस सर। आंसर मेरे ख्याल से अब तक आपको दिखने लग गया होगा कि इसके ऊपर हाँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले से भी ज्यादा आएगी, इस पे तो भर भर हाँ। के आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस पे तो मत हाँ। पूछो, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, मैं स्पीचलेस हो जाऊंगा। तो सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो H+ देगा क्या जल्दी? नहीं। बस आप ये वाला साइन लगा दो, मिल गया आपको आंसर, राइट? यस सर। यस सर। ये वाला सबसे कम एसिडिक होगा और पहला वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। हाँ, तो आप लोगों को वो भी रीजन देना था कि ऐसा क्यों सर, कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करता है, राइट, लेकिन इथाइल ज्यादा रिलीज करता है। यही बता रहा था ना मैं कि ये वाला हाँ, सर। ज्यादा रिलीज करता है तो ये ऑक्सीजन की तकलीफ को ज्यादा बढ़ाता है, बराबर? ये थोड़ा कम बढ़ाता है। तो अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर ऐसा क्यों है कि मिथाइल ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इथाइल ग्रुप उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो उसका कारण है कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपनी तरफ, बराबर? और जितना भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने से जितना भी इसके ऊपर नेगेटिव पावर आता है, वही नेगेटिव पावर वो किसकी तरफ भेजता है? ऑक्सीजन की तरफ। तो जिस ऑक्सीजन से ऐसा कार्बन जुड़ा होगा जो ज्यादा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो ज्यादा पावर खींच के लाएगा, तो ज्यादा पावर भेजेगा भी ऑक्सीजन की तरफ, हाँ। राइट? अब यहाँ देखो, Yes. ऊपर वाले के पास से 3 ही हाइड्रोजन थे, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, तुमको नहीं लगता इसके वाले से कम होगा? क्योंकि इसके पास तो इतने सारे, ये अपने वाले 2 से खींचेगा, ये पहले अपने 3 से खींचेगा, राइट? और ये अपने 3 से खींच के किसकी तरफ भेज देगा? ये कार्बन की तरफ। अब इस कार्बन पे पीछे वाले ने जो भेजा है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके अपने 2 हाइड्रोजन से जो ये खींच के लाएगा वो भी आएगा। यस, बराबर। इसीलिए ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज पुश करेगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा, जिससे कि ऑक्सीजन की तकलीफ ये ज्यादा बढ़ाएगा। बढ़ेगी। समझा? यस सर। अगर किसी हाँ, को सर। ये जानना है कि सर एक कार्बन वाला 2 कार्बन वाले से कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्यों है, तो समझा सबको? एक कार्बन वाले के पास कम हाइड्रोजन है तो वो कम इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो भेजता भी कम है। 2 वाला ज्यादा खींचेगा तो भेजेगा भी ज्यादा, ठीक? हाँ सर। क्या उसका आंसर अपने को? तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में डन समझू?